हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ओपीए ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का 2013 का जो पेपर है उसका रिवीजन करेंगे। तो ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2013 के पेपर की रिवीजन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2013 का पेपर है। कार्यवेक्षक टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल पद के लिए है फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। सब्जेक्ट कोड है ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रशासन, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो कुछ जानकारी दी गई है यह आपको बाद में पेपर मिलने के बाद पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक जो है एक स्केलर संगठन है। तो यह स्केलर संगठन है, इसका जो इंग्लिश में क्वेश्चन है, ए स्केलर ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया लाइन संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी में दिया कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी में दिया सीमित संगठन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक राइट आंसर हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाइन संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्केलर संगठन को लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कथन सेवानिवृत्ति पर टीए की पात्रता के लिए सही बयान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कथन सेवानिवृत्ति पर टीए की पात्रता के लिए सही बयान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंटरटेनमेंट फॉर टीए ऑन रिट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिटायर्ड कर्मचारी ड्यूटी स्टेशन के अलावा अन्य किसी भी स्टेशन में सेटल होता है। व्हेन द रिटायर्ड एम्प्लॉय सेटल डाउन इन एनी स्टेशन अदर दैन द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी में दिया रिटायर्ड कर्मचारी केवल घोषित गृहनगर में ही सेटल होता है। व्हेन द रिटायर्ड एम्प्लॉय सेटल डाउन इन डिक्लेयर होम टाउन ओनली। ऑप्शन नंबर सी में दिया रिटायर्ड कर्मचारी केवल गृह राज्य के किसी भी स्टेशन में सेटल होता है। When the retired employee settle down in station in his home state only। एंड ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो है, इनमें से कौन सा कथन सेवानिवृत्ति पर टीए की पात्रता के लिए सही बयान है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रिटायर्ड कर्मचारी ड्यूटी स्टेशन के अलावा अन्य किसी भी स्टेशन में सेटल होता है। व्हेन द रिटायर्ड एम्प्लॉय सेटल डाउन इन एनी स्टेशन अदर दैन द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छी फाइलिंग प्रणाली की निम्न विशेषता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड फाइलिंग सिस्टम इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया एबीसी सिस्टम, एबीसी प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी में दिया सघनता, कॉम्पैक्टनेस। ऑप्शन नंबर सी में दिया मूल्य निर्धारण, इवेल्युएटिंग। और ऑप्शन नंबर डी में दिया बेंच मार्किंग। तो अच्छी फाइलिंग प्रणाली की जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सघनता, जिसे कॉम्पैक्टनेस अपन बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सीसीए रूल में कितने नियम हैं। सीसीए रूल्स कंटेन हाउ मेनी रूल्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 395 रूल। ऑप्शन नंबर बी में दिया 295। ऑप्शन नंबर सी में दिया 29। ऑप्शन नंबर डी में दिया 35। तो सीसीए रूल के अंदर कितने नियम होते हैं, तो 35 नियम होते हैं। और ये 35 नियम कौन से होते हैं, तो हर एक रूल का अपन ने जानकारी जो ली है पूरी डिटेल में जानकारी ली है और इसके ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं या फिर आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सीसीए रूल में कितने नियम होते हैं, तो 35 रूल होते हैं। और 35 रूल कौन से होते हैं, क्या क्या इसमें हर रूल में क्या क्या दिया गया है, तो ये सभी 35 रूल के बारे में अपन ने अलग से जानकारी ली है और डिटेल में जानकारी ली है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहार की एक्स और वाई थ्योरी के लिए उपयुक्त है। तो व्यवहार की एक्स और वाई थ्योरी किसके लिए उपयुक्त है। थ्योरीज एक्स एंड वाई बिहेवियर पर्टेन टू। ऑप्शन नंबर ए में दे सूचना, कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दे पर्यवेक्षण, सुपरविजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दे नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में दे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के लिए। तो व्यवहार की जो एक्स एंड वाई थ्योरी होती है दोस्तों, वो अभिप्रेय के लिए मतलब मोटिवेशन के लिए उपयुक्त होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये इस साल इस एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो व्यवहार की एक्स और वाई थ्योरी के लिए उपयुक्त है, तो अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त है, मोटिवेशन के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेफाइन निम्न के साथ संबंध किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ग्रेफाइन निम्न के साथ संबंध किया जाता है। द वर्ड ग्रेफाइन इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर ए में द औपचारिक कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी में द अनौपचारिक कम्युनिकेशन के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी में द केंद्रीकृत कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन और ऑप्शन नंबर डी में द वर्गीकृत कम्युनिकेशन के लिए क्लासिफाइड कम्युनिकेशन। तो ग्रेफाइन निम्न के साथ संबंध किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मतलब अनौपचारिक कम्युनिकेशन के लिए संबंध किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है बिना जांच किए नौकरी से किस नियम के तहत निकाला जा सकता है। एन एम्प्लॉय कैन बी रिमूव फ्रॉम, तो किस नियम के अंतर्गत जो है जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है और एम्प्लॉय को डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो वो नियम कौन सा है, तो शीशे रूल के अंदर अपन ने वो नियम देखा है जिसमें अपन ने पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन ली थी। तो एन एम्प्लॉय कैन बी रिमूव फ्रॉम सर्विस अंडर रूल विदाउट होल्डिंग एन इंक्वायरी, ऑप्शन नंबर ए में दिया 19, ऑप्शन नंबर बी में दिया 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया 12 और ऑप्शन नंबर डी में दिया ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, नो सच प्रोविजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब रूल नंबर 19 के तहत जो है बिना किसी जांच के नौकरी से निकाला जा सकता है, वो रूल नंबर 93 के तहत 19 के तहत निकाला जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक सरकारी कर्मचारी उचित प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबन के अंतर्गत है, ऐसा समझा जाएगा यदि उसे डैश से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रखा जाता है। तो यह गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी ऑफ अ पीरियड एक्सेडिंग, ऑप्शन नंबर ए में दिया 72 हावर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया 48 हावर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया 24 हावर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई। तो एक सरकारी कर्मचारी जो उचित प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबन के अंतर्गत ऐसा समझा जाएगा कि उसे अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रखा जाता है। तो कितने घंटे के लिए उसको कस्टडी में रखा जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी 48 घंटे, और ये भी IMP क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 48 घंटे अगर एक आधा कर्मचारी जेल में रह के आता है तो उसे निलंबन के अंतर्गत समझा जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है SSC द्वारा तैयार अखिल भारतीय सूची के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के आरक्षण का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। SSC द्वारा तैयार SSC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, SSC द्वारा तैयार अखिल भारतीय सूची के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का आरक्षण कितना प्रतिशत होगा। रिजर्वेशन परसेंट फॉर ST कैंडिडेट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय ऑल इंडिया लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय SSC, तो ये भी शीशेस रूल के अंदर आता है और इसके ऊपर भी अपन ने वीडियो बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 7/2%, ऑप्शन नंबर बी में दिया 11/2%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 7%, ऑप्शन नंबर डी में दिया 9%। तो इजी क्वेश्चन है। तो SSC द्वारा जो ST कैटेगरी के लिए जगह राखी रखी जाती है, वो जगह राखी रखी जाती है वो है ऑप्शन नंबर है 7.5%, 7.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कॉमन जांच CC रूल के किस नियम के तहत गठित की जाती है। तो कॉमन जांच जो है वो किस नियम के अंतर्गत गठित की जाती है बताना है। तो कॉमन इंक्वायरी इज कंसिडर्ड टू अंडर रूल ऑफ CCA रूल। तो CCA रूल के ऊपर जो अपन ने अलग से वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे 3-4 से क्वेश्चन जो कम से कम इसके ऊपर बनेंगे CCA रूल के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया 18 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 20। तो कॉमन जांच जो है वो किस रूल के अंतर्गत की जाती है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत, मतलब रूल नंबर 18 के अंतर्गत, ठीक है। कॉमन जांच जो की जाती है रूल नंबर 18 के अंतर्गत की जाती है और बिना किसी इंक्वायरी के किस रूल के अंतर्गत ड्यूटी से निकाला जाता है, तो रूल नंबर 19 के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है आत्मसम्मान दूसरों में सामान्यता और सम्मान की आवश्यकताओं को क्या कहते हैं।
तो आत्मसम्मान, दूसरों में मान्यता और सम्मान की आवश्यकता को क्या कहते हैं? द नीड्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर आर कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे सामाजिक आवश्यकता आहे, सोशल नीड्स. ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे शारीरिक आवश्यकता आहे, फिजिकल नीड्स. ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे इस्टीम की आवश्यकता, इस्टीम नीड. ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे मनोविज्ञान की आवश्यकता, फाइसियोलॉजिकल नीड्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इस्टीम की आवश्यकता, इस्टीम नीड. तो आत्मसम्मान और दूसरे में मान्यता और सम्मान की आवश्यकता के लिए क्या कहते हैं? तो इस्टीम नीड कहते हैं. ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, केवल राष्ट्रपति की मंजूरी को छोड़कर किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार निम्न वर्ष से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती. तो राष्ट्रपति की मंजूरी को छोड़कर किसी भी प्रकार की जो छुट्टी है लगातार निम्न में से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती. नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड ऑफ कंटिन्यूस पीरियड एक्सटेंडिंग फॉलोइंग ईयर्स एक्सेप्ट विद द सैंक्शन प्रेसिडेंट. ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 7. तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5. ठीक है. 5 साल के से जो अधिक की छुट्टी होती है वो छुट्टी राष्ट्रपति की मंजूरी को छोड़कर नहीं की जा सकती. और अगर 5 साल से ज़्यादा छुट्टी आप बिना के राष्ट्रपति की सहमति से लेते हो तो आपको क्या राजीनामा दिया हुआ घोषित किया जाता है. मतलब आपने जो अपने पद से त्याग पत्र दिया ऐसा समझा जाता है. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देय हो जाती है जब क्षति की वजह से दिनों से ज़्यादा के लिए अयोग्य होते हैं. ठीक है. वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देय हो जाती है जब क्षति की वजह से डैश दिनों से ज़्यादा के लिए अयोग्य होते हैं. अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट द कंपनसेशन इज पेबल इफ द इंजरी रिजल्ट इन डिसेबलमेंट फॉर मोर दैन डैश डेज. ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4. तो वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देय हो जाती है जब क्षति की वजह से दिनों से ज़्यादा के लिए अयोग्य होते हैं. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 डेज. ठीक है. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि स्थानांतर में पुराने और नए मुख्यालयों के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है तो कारागृहण समय निम्न दिनों का होगा. तो इसके ऊपर भी अपन ने अलग से वीडियो बना के रखा है ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर, कितने दूर के लिए कितना ज्वाइनिंग टाइम लगता है. छोटा सा वीडियो 7 मिनट का वीडियो है और उसके ऊपर सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे. अगर वो भी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. ज्वाइनिंग टाइम ड्रिल के ऊपर स्पेशल से वीडियो बना के रखा है. यदि स्थानांतर में पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है तो कार्यग्रहण समय निम्न दिनों का होगा. इन केस ऑफ ट्रांसफ़र इफ डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स इज 1500 किलोमीटर्स In case of transfer, if distance between the old and new headquarters 1500 km, the joining time admissible is option number is the 10 days 10 दिन, option number B is the 12 days, option number C is the 13 days, option number D is the 15 days. तो स्थानांतर की जो दूरी अगर 1500 किलोमीटर से होती है 1500 किलोमीटर होती है तो उसके लिए जो जॉइनिंग टाइम दिया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन का जॉइनिंग टाइम दिया जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन. इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस कार्य के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर परमिशन. तो नीचे जो कार्य दिए गए उसमें से किस कार्य के लिए जो किसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है वो पूछा गया है. तो ऑप्शन नंबर ए में दिया होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित होना. तो ज्वाइन होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए भी परवानगी लेना आवश्यक होता है. बिना परवानगी से जो है होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन नहीं कर सकते. फिर दूसरा जो है सिविल डिफेंस सर्विस में सम्मिलित होना. तो टू ज्वाइन सिविल डिफेंस सर्विस, तो इसमें भी परमिशन लेना आवश्यक होता है. थर्ड जो है ऑप्शन नंबर सी है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड के सदस्य के रूप में सम्मिलित होना. तो इसके लिए भी टू ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ सेंट जॉइंट एम्बुलेंस ब्रिगेड, इसके लिए भी सहमति लेना आवश्यक होता है. और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से किस कार्य के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं.
सबके लिए जो सहमति लेना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक न्याय से तात्पर्य है नेचुरल जस्टिस मीन्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया अपने मामले में कोई निर्णायक नहीं हो सकता, नो वन कैन बी बिकम जज इन हिज ओन केस। ऑप्शन नंबर बी में देना है बिना सुने किसी का निंदा या दंडित नहीं किया जा सकती। ऑप्शन नंबर बी में दिया बिना सुने किसी का निंदा या दंडित नहीं किया जा सकता, नो वन कैन बी कमिटमेंट अनहियर्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया दोनों, बोथ आर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त से कोई नहीं। तो प्राकृतिक न्याय से तात्पर्य जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मतलब अपने मामले में कोई निर्णायक नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर बी जो है बिना सुने किसी की निंदा या दंडित नहीं किया जा सकता, नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस एंड नो वन कैन बी कंडम अनहियर्ड। ठीक है, तो ये दोनों राइट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी वर्कमैन के अंगूठे की पूर्ण क्षति हो जाती है तो आय क्षमता निम्न प्रतिशत से कम हो जाएगी। तो वर्क कंपनसेशन के ऊपर भी अलग से वीडियो हमने बना के रखा है चैनल में, और वो वीडियो बहुत से लोगों का अच्छा रिस्पांस आया है और अच्छा वीडियो है। 7-8 मिनट का जो वीडियो है, कम से कम 8 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर जो सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है वो भी वीडियो आप जाके चैनल के लिस्ट में देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो। यदि किसी वर्कमैन के अंगूठे की पूर्ण क्षति हो जाती है तो आय क्षमता निम्न प्रतिशत से कम हो जाएंगी। ऑप्शन इफ अ वर्कमैन सफर एन इंजरी बाय नेम लॉस ऑफ थंब द अर्निंग कैपेसिटी इज रिड्यूस बाय। ऑप्शन नंबर ए में दिया 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया 30%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 40% और ऑप्शन नंबर डी में दिया 50%। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यदि किसी वर्कमैन के अंगूठे की पूर्ण क्षति हो जाती है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलता है, कितना परसेंटेज कंपनसेशन मिलता है, तो उसको मिलता है 30%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर अलग से 8 मिनट का वीडियो हमने बना के रखा है, आप चैनल की लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं जाना जाता। नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन दिए है उसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नो एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्केलर संगठन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी में दिया मिलिट्री प्रकार का संगठन, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी में दिया उद्धार संगठन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया कार्य संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्केलर संगठन जो होता है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, मिलिट्री प्रकार का संगठन भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उद्धार संगठन वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है कार्य संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं जाना जाता, तो कार्य संगठन जो है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइन संगठन के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आश्रित परिवार सदस्य के लिए अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति लागू नहीं होती यदि। तो आश्रित परिवार सदस्य के लिए अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति कब लागू नहीं होती वो पूछा गया है। तो कंपनसेट अपॉइंटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया सरकारी कर्मचारी आत्महत्या करता है तब। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कमिट सुसाइड। ऑप्शन नंबर बी में सशस्त्र सेना के सदस्य की सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है तब। अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स हु डाइज इन सर्विस। ऑप्शन नंबर सी में दिया सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड पर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है तब। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिटायर ऑन मेडिकल ग्राउंड आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स। एंड ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आश्रित परिवार सदस्य के लिए अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति कब लागू नहीं होती, मतलब अनुकंपा पर आधारित जो ड्यूटी है आश्रित परिवार को कब नहीं दी जाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड पर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है तब। ठीक है, तब उसका जो आश्रित परिवार होता है उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाती है। ठीक है, तब उस कर्मचारी को सेवानिवृत्त माना जाता है जब 55 वर्ष की उम्र में वो सेवानिवृत्त लेता है। तो सरकारी कर्मचारी आत्महत्या करता है तब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। सशस्त्र सेना के सदस्य की सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है तब भी उसको जो है अनुकंपा पे आधारित उसके आश्रित परिवार को अनुकंपा पे आधारित ड्यूटी मिल जाती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड पर अगर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करके पर सेवानिवृत्त होता है तो उसको
आश्रित परिवार को ड्यूटी नहीं मिलती है, ठीक है, अनुकंपा पे आधार पर नहीं मिलती। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सीसीएस रूल किस नियम के तहत रिवीजन का अवसर देता है? सीसीएस रूल किस नियम के तहत रिवीजन का अवसर देता है? सीसीएस रूल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवीजन अंडर रूल। ऑप्शन नंबर ए में दिया 19, ऑप्शन नंबर बी में दिया 23, ऑप्शन नंबर सी में दिया 27, ऑप्शन नंबर डी में दिया 29। तो सीसीएस रूल जो है रूल 29 के अंतर्गत जो है रिवीजन का अवसर देती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूल 29। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 40B के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी फैक्ट्री के धारक ऑक्यूपायर को ये एक से ज़्यादा संरक्षा सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक करे। द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयड अंडर सेक्शन 40B ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 टू रिक्वायर द ऑक्यूपायर ऑफ एनी फैक्ट्री टू अपॉइंट मोर दैन वन सेफ्टी ऑफिसर। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है कि गलत है बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 21 कि फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 40B के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी फैक्ट्री के धारक ऑक्यूपायर को एक से ज़्यादा सुरक्षा सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यक करे। और ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही स्टेटमेंट हो जाता है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। तो 20 नंबर 21 का जो स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 120 पॉइंट रोस्टर के तहत एससी के लिए कितनी पोस्ट आरक्षित होती है? तो रोस्टर के ऊपर अलग से वीडियो अपन ने 40 मिनट का बना के रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और हिंदी में बनाया गया है और महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछेंगे रोस्टर के ऊपर, वो भी ओपीए के क्वेश्चन में, ओपीए के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है रोस्टर का। तो 120 पॉइंट रोस्टर के तहत एससी के लिए कितने पोस्ट आरक्षित होते हैं? अंडर 120 पोस्ट रोस्टर हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर एससी? ऑप्शन नंबर ए में दिया 19, ऑप्शन नंबर बी में दिया 18, ऑप्शन नंबर सी में दिया 20, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो अंडर 120 पॉइंट रोस्टर हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर एससी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 20 पोस्ट, ठीक है। तो 120 पॉइंट रोस्टर के तहत एससी के लिए जो कितनी पोस्ट आरक्षित होती है? तो 20 पोस्ट आरक्षित होते हैं 120 पॉइंट रोस्टर के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि कर्मचारी की सेवा के 9 साल के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो उसे डेथ ग्रेजुटी ग्राह्य होती है। तो यदि किसी कर्मचारी की सेवा के 9 साल के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो उसे डेथ ग्रेजुटी ग्राह्य होती है। इफ एन एम्प्लॉय हैड died after serving for 9 years, the death gratuity admissible is, ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिलब्धिया का 2 गुना इमोल्वेंट 2 टाइम्स ऑफ इमोल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया परिलब्ध का 4 गुना 4 टाइम्स ऑफ इमोल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया परिलब्ध का 6 गुना 6 टाइम ऑफ इमोल्वेंट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिलब्ध का 12 गुना 12 टाइम ऑफ इमोल्वेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 12 टाइम ऑफ इमोल्वेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सीसीएस रूल के किस नियम के अनुसार जांच की जाती है? इंक्वायरी इज कंडक्टेड अंडर रूल ऑफ सीसीएस रूल। तो कौन से रूल के अंतर्गत जो है इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया 14, ऑप्शन नंबर सी में दिया 16, ऑप्शन नंबर डी में दिया 20। तो क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 24 नंबर का। तो सीसीएस रूल के जिस नियम के अंतर्गत जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है वह है रूल नंबर 14। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रूल नंबर 14, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रुप बी पदों के लिए अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति सीधी भर्ती रिक्तियों की कितनी प्रतिशत तक की जा सकती है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप बी पदों के लिए अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति सीधी भर्ती रिक्तियों की कितनी प्रतिशत तक की जा सकती है? फॉर ग्रुप बी पोस्ट कंपनसेटेड अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ओनली अप टू फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे 2%, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे 3%, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे 5%, ऑप्शन नंबर डी मध्ये है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अब. तो 25 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अब. तो ग्रुप बी पदों के लिए जो है अनुकंपा पर आधारित सीधी भर्ती कभी नहीं होती है. अनुकंपा पर आधारित सीधी भर्ती ग्रुप बी पद के लिए नहीं है. हाँ, सीधी भर्ती जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पद के लिए होती है अनुकंपा पर आधारित, और वो होती है 5%. ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीधी भर्ती अनुकंपा पर आधारित होती है, वो 5% होती है. ग्रुप बी के लिए कोई भी भर्ती अनुकंपा पर आधारित सीधी नहीं होती. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकतम कितना लोन प्रदान किया जाता है? तो कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकतम कितना लोन प्रदान किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 50,000. ठीक है, अभी 50,000 जो है कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकतम लोन प्रदान किया जाता है, वो है रुपये 50,000. और एक कितनी बार किया जाता है? तो एक बार अगर आप लोन लेते हैं तो उसके 5 साल के बाद और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकतम कितना लोन प्रदान किया जाता है? तो होता है 50,000 रुपये. सर्विस में आप कितनी बार ले सकते हैं? तो सर्विस में आप एक बार अगर लोन लेते हैं तो उसके 5 साल के बाद फिर दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पेंशन के परिवर्तित भाग को सेवानिवृत्ति की तारीख से निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के बाद फिर से चालू किया जाता है. पेंशन के परिवर्तित भाग को सेवानिवृत्ति की तारीख के निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के बाद फिर से चालू किया जाता है. कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ फॉलोइंग ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे 10 वर्ष 10 ईयर्स के बाद, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे 12 वर्ष 12 ईयर्स के बाद, ऑप्शन नंबर सी में 15 ईयर्स के बाद, ऑप्शन नंबर डी में 20 ईयर्स के बाद. तो क्वेश्चन नंबर 27 जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स के बाद. तो 15 ईयर्स के बाद जो पेंशन के परिवर्ती भाग को सेवानिवृत्ति की तारीख से निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के बाद फिर से चालू किया जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, खेल कूद के जख्मी होने पर एक साल में अधिकतम कितने विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकते हैं? अगर स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड अप टू डेज फॉर इंजरी ऑफ रिलेवेंट स्पोर्ट. अगर आप किसी स्पोर्ट से निगडित है और उस स्पोर्ट में आप जख्मी हो जाते हैं तो आपको कितने दिन का जो अधिकतम अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में 10, बी में 20, सी में 30 और डी में 60. तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन, मतलब मैक्सिमम 1 मंथ. तो अगर आप खेलकूद में जख्मी होते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है 30 दिन का अधिकतम विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है, वो है 30 दिन. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है. क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि कोई अनुचित श्रम व्यवहार का प्रयोग करता है तो उसे जेल की कितनी सज़ा दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि कोई अनुचित श्रम व्यवहार का प्रयोग करता है तो उसे जेल की कितनी सज़ा दी जा सकती है? एनी पर्सन हु कमिट्स एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रोसमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू. ऑप्शन नंबर ए में 3 माह या जुर्माना सहित 3 मंथ और विथ फाइन. ऑप्शन नंबर बी में 4 माह या जुर्माना सहित 4 मंथ और विथ फाइन. ऑप्शन नंबर सी में 6 माह या जुर्माना सहित 6 मंथ और विथ फाइन. ऑप्शन नंबर डी में 1 साल या जुर्माना सहित 1 ईयर ऑफ विथ फाइन. तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह या जुर्माना सहित. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से क्या स्टाफिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से क्या स्टाफिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस? निम्न में से क्या स्टाफिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रभावी भर्ती, इफेक्टिव रिक्वायरमेंट. ऑप्शन नंबर बी में दिया है उचित नियोजन, करेक्ट प्लेसमेंट. ऑप्शन नंबर सी में दिया है मजदूर प्रतिबंध वर्क संबंध, साउंड मैनेजमेंट वर्क रिलेशनशिप. एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्यालय में रिकॉर्ड का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द
ऑफिस। तो निम्न में से क्या स्टाफिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30, उसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय में रिकॉर्ड का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन द ऑफिस। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रीय सचिवालय में डैश फाइलिंग प्रणाली लागू होती है? केंद्रीय सचिवालय में डैश फाइलिंग प्रणाली लागू होती है? द फाइलिंग सिस्टम फॉलो इन द मिनिस्ट्री एट अ सेंट्रल सेक्रेटरी इज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 डिजिट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया 6 डिजिट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी में दिया 7 डिजिटल सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सचिवालय में जो फाइलिंग प्रणाली लागू होती है वो होती है कितने डिजिट सिस्टम की? तो इसका 31 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है 5 डिजिटल सिस्टम। तो 5 डिजिटल सिस्टम की जो फाइलिंग प्रणाली है वो केंद्रीय सचिवालय में लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न व्यक्ति परिवार का सदस्य नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली। तो कौन से व्यक्ति को जो है फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवयस्क भाई, माइनर ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुंवारी बहनें, अनमैरिड सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विधवा बहन का बेटा, विंडो सिस्टर सन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो सभी ऑल ऑफ द अबव। तो निम्न व्यक्ति परिवार का सदस्य नहीं होता, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 32 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो विधवा बहन का बेटा उसे होता है उसे जो है फैमिली मेंबर नहीं माना जाता है। ठीक है, विधवा बहन का बेटा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट में कितने अनेक्सर होते हैं? मेजर पेनाल्टी चार्जशीट कंटेन हाउ मेनी अनेक्सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। तो मेजर पेनाल्टी चार्जशीट में कितने अनेक्सर होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 33 का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, तो मेजर पेनाल्टी चार्जशीट में कितने अनेक्सर होते हैं? तो 4 अनेक्सर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्थानांतर पर विभागीय प्रमुख डैश हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्यग्रहण समय निम्न दिनों तक बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थानांतर पर विभागीय प्रमुख ऑब्लिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्यग्रहण समय निम्न दिनों तक बढ़ा सकता है। इन केस ऑफ ट्रांसफर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैन गिव एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अप टू मैक्सिमम ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया 45 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया 90 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, मतलब 30 डेज के लिए जो है हेड ऑफ सेक्शन स्थानांतर पर कार्यग्रहण समय के जो अवधि है बढ़ा सकता है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक जो है कार्यग्रहण समय की अवधि को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, सेवा के 15 वर्ष 8 माह और 20 दिन पेंशन ऑब्लिक उपदान की आहार सेवा में गिने जाते हैं और संपूर्ण आधे वर्ष में डैश के रूप में लिया जाता है। A period of service of 15 years, 8 months and 20 days is calculated as qualifying service for pension ऑब्लिक gratuity and expressed in complete half years as। ऑप्शन नंबर ए में दिया 32, ऑप्शन नंबर बी में दिया 31, ऑप्शन नंबर सी में दिया 40, ऑप्शन नंबर डी में दिया 41। तो 35 जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 नंबर का आईएमपी क्वेश्चन है और इसके बाद पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके एग्जाम में पूछने की संभावना है।
तो सेवा के 15 वर्ष 8 माह और 20 दिन पेंशन उपदान की अर्थ सेवा में गिने जाते हैं और संपूर्ण आधे वर्ष में के रूप में लिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी 31। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्यूबेक्टोमी में अधिकतम कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है? ट्यूबेक्टोमी में अधिकतम कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है? डे स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 10 डेज का। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी में अधिकतम जो है 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है, 10 दिन का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत होगा? तो ये रोस्टर के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और रोस्टर के ऊपर 40 मिनट का अलग से वीडियो हमने बना के रखा है हमारे चैनल में। आप जाके हमारे चैनल के लिस्ट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वीडियो के लिस्ट बॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छा रिस्पांस उस वीडियो को मिला है। तो अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत होगा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC कैटेगरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7.5%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 21%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 22%, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15%। तो अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति मतलब जो SC कैटेगरी होती है उसके लिए जो ओपन कॉम्पिटिटिव में जो सीधी आरक्षण भर्ती होती है उसके लिए कितना जगह राखी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाता है 15%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ST कैटेगरी के लिए 7.5% होता है फॉर ST कैटेगरी, SC के लिए होता है 15% और OBC जो कैटेगरी होती है उसके लिए होता है 27%। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से एक प्रत्यायोजन डेलीगेशन के सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो निम्न में से एक प्रत्यायोजन अब्लिक डेलीगेशन का सिद्धांत नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया जवाबदेही प्रत्यायोजित की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जवाबदेही ऊपर की ओर बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया जवाबदेही एकात्मक होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुड बी यूनिटरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया अधिकार जिम्मेदारी के अनुरूप होना चाहिए। अथॉरिटी शुड कंपेंसेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जवाबदेही प्रतिरोजित की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइप 4 आवास की पात्रता हेतु ग्रेड पे है। ग्रेड पे फॉर टाइप 4 क्वार्टर इलेबिलिटी इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4,600, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4,800, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5,400, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो टाइप 4 का जो आवास होता है उसको अगर आपको पाना है तो उसके लिए ग्रेड पे क्या होना चाहिए? तो इसका 39 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 5,400 रुपये, 5,400 रुपीज़ जो है आपका ग्रेड पे होना चाहिए टाइप 4 का अगर आपको अप्लाई करना है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आवर्ती रिपोर्ट निम्न श्रेणी में आती है। एक आवर्ती रिपोर्ट निम्न श्रेणी में आती है। अ पीरियडिक रिपोर्ट इज कैटेगरी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया सर्वाधिक रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया विशेष रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया तकनीकी रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया नेमी रिपोर्ट रूटीन रिपोर्ट। तो एक आवर्तित रिपोर्ट कौन से श्रेणी में अंतर्गत आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नेमी रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत धारक ऑब्लिक ऑक्यूपायर को निम्नलिखित को प्रदान करना बाध्यकारक नहीं है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत धारक ऑब्लिक ऑक्यूपायर को निम्नलिखित को प्रदान करना बाध्य नहीं है। तो नीचे जो फैसिलिटी दी गई है उसमें से कौन सी फैसिलिटी जो है
फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत जो है धारक को प्रोवाइड करना बंधन कारक नहीं होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपायर टू प्रोवाइड अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धोने की सुविधा, वॉशिंग फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पिकदान, स्पिटोन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है खेलकूद की सुविधा, स्पोर्ट फैसिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का भी राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्पोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, खेल सुविधाएं जो है वो खेल सुविधाएं ऑक्यूपायर के ऊपर बंधन कारक नहीं है कि आपको देना है या नहीं देना है, वो आपके ऑक्यूपायर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका फैक्ट्री एक्ट में उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, विकलांग को अधिकतम कितने आकस्मिक अवकाश मिल सकते हैं। विकलांग हैंडीकैप जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको निम्नलिखित में से कितने आकस्मिक अवकाश मिल सकते हैं। एन एम्प्लॉयर विद डिसेबिलिटी कैन अवेल कैजुअल लीव फॉर डेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया 10, ऑप्शन नंबर सी में दिया 12 और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हैंडीकैप जो वर्कर होते हैं उनको अधिकतम जो है कैजुअल लीव जो होती है CL कितनी मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 42 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 12, मतलब 12। तो सामान्य वर्कर को जो मिलती है वो 10 मिलती है और दो ज़्यादा मिलते हैं हैंडीकैप वर्कर को। ठीक है, तो उनको ज़्यादा मिलते हैं 12। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा कार्यालय लेआउट का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्यालय लेआउट का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय लेआउट का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस लेआउट। ऑप्शन नंबर ए में दिया संचार और काम प्रवाह, कम्युनिकेशन ऑफ वर्क फ्लो। ऑप्शन नंबर बी में दिया आपसी हस्तक्षेप, म्यूचुअल इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर सी में दिया संबंध व निष्ठा की भावना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेआउट रियलिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया काम करने के अच्छे हालात, गुड वर्किंग कंडीशन। तो निम्न में से कौन सा कार्यालय लेआउट का उद्देश्य नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 43 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपसी हस्तक्षेप। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, वेतन अग्रिम कम से कम दिनों का अवकाश लेने पर मिल सकता है। एडवांस ऑफ पे कैन बी टेकन आफ्टर टेकिंग लीव ऑफ एट लिस्ट फॉर डेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया 60 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, वेतन अग्रिम कम से कम दिनों का अवकाश लेने पर मिल सकता है। तो कितने दिनों का अवकाश लेने पर जो है एडवांस ऑफ पे कैन बी टेकन आफ्टर टेकिंग लीव ऑफ एंड लिस्ट फॉर डेज। तो इसका 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी 30 डेज। तो वेतन अग्रिम जो है कम से कम 30 दिनों का अवकाश लेने पर ही मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक पार्ट केस फाइल बनाई जाती है जब। तो एक पार्ट केस फाइल जो है कब बनाई जाती है वो पूछा गया है। अ पार्ट केस फाइल इज इंटीडेड ऑन फॉलोइंग ऑकेशंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया मुख्य केस फाइल किसी कारण से उपलब्ध नहीं होती है तब। व्हेन द मेन फाइल इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू वेरियस रीजन। ऑप्शन नंबर बी में दिया एक साथ कई कार्यालयों से संपर्क करना होता है तब। When it is desired to consult simulatory several office or offices। ऑप्शन नंबर सी में दिया दोनों, बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया दोनों, ए एंड बी नहीं, मतलब दोनों नहीं। तो एक पार्ट केस फाइल बनाई जाती है, किस कंडीशन में बनाई जाती है उसका जो करेक्ट आंसर होता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कंडीशन में बनाई जाती है। तो दोनों कंडीशन कौन से, एक तो होता है मुख्य केस फाइल किसी कारण से उपलब्ध नहीं होती है तब, और दूसरा जो कंडीशन एक साथ कई कार्यालयों से संपर्क करना होता है तब। इस दोनों कंडीशन में जो है एक पार्ट केस फाइल को बनाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है,
क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय सिविल सेवा में वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां हैं? तो केंद्रीय सिविल सेवा में वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां होती है? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज? तो केंद्रीय सिविल सेवा में वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सिविल सेवा में जो वर्गीकरण की श्रेणियां होती है दोस्तों, वो होती है ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, 4 श्रेणियां होती है। तो 46 का नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 4। तो कौन सी होती है? पहली जो श्रेणी होती है ग्रुप ए श्रेणी होती है, दूसरी जो श्रेणी होती है ग्रुप बी श्रेणी होती है, तीसरी होती है ग्रुप सी और चौथी होती है ग्रुप डी। ठीक है, तो केंद्रीय सिविल सेवा में जो वर्गीकरण की श्रेणियाँ हैं वो 4 श्रेणियाँ हैं, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, पदोन्नति होने पर वेतन की तारीख के लिए निम्न पद के वेतनमान की अगली वेतनवृद्धि की तारीख या पदोन्नति की तारीख निर्धारित को झटका ऑप्शन एक्सरसाइज करने की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पदोन्नति होने पर वेतन नियमित की तारीख के लिए निम्न पद के वेतनमान की अगली वेतनवृद्धि की तारीख या पदोन्नति की तारीख निर्धारित हो, इसका ऑप्शन एक्सरसाइज करने की समय सीमा क्या है? द टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन फॉर डेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ वन promotion from date of promotion or date of next increment is the scale of lower post is ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 माह 2 मंथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया 12 माह 12 मंथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1 माह 1 मंथ, ऑप्शन नंबर डी में दिया 3 माह 3 मंथ। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 मंथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, रिकॉर्ड करते समय फाइलों को अनुक्रमित किया जाता है सिवाय जबकि उसे साल से कम समय के लिए बरकरार रखा जाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, रिकॉर्ड करते समय फाइलों को अनुक्रमित किया जाता है सिवाय जबकि उसे साल से कम समय के लिए बरकरार रखा जाना हो। While recording the file is to be indexed unless it is to be written for less than dash year for the date of closing। ऑप्शन नंबर ए में दिया 25, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 48 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, रिकॉर्ड करते समय फाइलों को अनुक्रमित किया जाता है सिवाय जब उसके 10 साल से कम समय के लिए बरकरार रखा जाना हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, साधारणतः अर्जित छुट्टी एक बार में निम्न दिनों तक ही ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साधारणतः अर्जित छुट्टी एक बार में निम्न दिनों तक ही ली जा सकती है। नॉर्मली अर्न लीव कैन बी अवेल्ड अप टू फॉलोइंग डेज एट अ टाइम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 90 डेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 120 डेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 180 डेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो साधारणतः जो अर्जित छुट्टी है एक बार में निम्न दिनों तक ही ली जा सकती है और उसका जो कालावधि है वो है 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 दिन। ठीक है, तो साधारणतः अर्जित छुट्टी एक बार में सिर्फ 180 दिन के लिए ही ली जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्राधिकार का प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन ऑफ डिक्रेडलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए में दिया वरिष्ठों के अधिकार को कम करता है, रिड्यूस द पावर ऑफ सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी में दिया अधीनता में उत्तरदायित्व का भाव जगाने में मदद करता है, हेल्प इन अराउजिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबऑर्डिनेट। ऑप्शन नंबर सी में दिया कार्यात्मक स्तर पर शीघ्र निर्णय लेने में सहायक है, हेल्प टेकिंग डिसीजन फास्टर एट फंक्शनल लीव। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया बी और सी दोनों, बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है प्राधिकार का प्रोत्साहन योजना और विकेंद्रीकरण, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी दोनों, बी और सी। मतलब अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का भाव जगाने में मदद करता है, हेल्प इन अराउजिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबऑर्डिनेट्स। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है कार्यात्मक स्तर पर शीघ्र निर्णय लेने में सहायक है, हेल्प डिसीजन फास्टर ऑफ फंक्शनल लेवल। तो ये दोनों जो ऑप्शन हो जाते हैं वो सही ऑप्शन हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। तो ओपीए का जो पेपर है
तो क्वेश्चन पेपर जो है ओपीए का 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और बहुत मेहनत करने के बाद जो है इसका आंसर हमको मिला है और इसका जो रिवीजन है अच्छे से अपने को करना है। तो ओपीए का जो भी पेपर है 2013 का, इसके बाद जो भी पेपर आने वाले हैं सभी पेपर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कोशिश जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपीए के पेपर के ऊपर वीडियो बनाया जाए और ओपीए के पेपर प्राप्त किए जाए, लेकिन ओपीए के पेपर जो प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। तो जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होता जा रहा है मैं आपसे शेयर करते जा रहा हूँ। तो 50 क्वेश्चन 2013 के पेपर पे आके कंप्लीट होते हैं, जो अगले जो 50 क्वेश्चन है अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।